अगर आज मैं आपसे एक बात कहूं कि जब तक ये मानव शरीर दो पहियों यानी कि पैर पर चलता था, तब तक ये शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट और हेल्दी था। धीरे धीरे ये दो पहियों की गाड़ी चार पहियों यानी कि कार, मोटरसाइकिल और उसके बाद बसेस में सवार हुई और उसके बाद ये जो शरीर है धीरे धीरे रोगों की काया बन गई और इसमें तरह तरह की बीमारियां आ गई। धीरे धीरे सोशल मीडिया नाम का एक तूफान आया और उस तूफान के साथ डेवलपमेंट नाम का एक जादूगर या एक चमक आई, जिसके बाद हमारी छत लग गई, हम कार्स में सवार हो गए और धीरे धीरे सूर्य देवता की किरण से हम दूर हो गए और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई और जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में। अगर मैं आपसे कहूं कि 61 मिलियन पीपल यानी कि 61 मिलियन पीपल ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि हड्डियों की कमजोरियों से ग्रसित हैं, तो शायद आपको ये चिंता का विषय लगेगा। इसलिए आज हमारे बैक टू नेचर का टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना या फिर हड्डियों का घनत्व कम होना। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर विनोद कश्यप जी, जो कि बहुत ही कम शब्दों में आपको बीमारी के बारे में बता देते हैं और कैसे उस बीमारी से निजात पाना है वो भी आपको बता देते हैं। अगर मैं सर के बारे में बताऊं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक सेंटर के वो चेयरमैन हैं, साथ ही मैं नेचुरोपैथ पंचकर्मा सहजानंद वेलनेस ऋषिकेश के सीईओ भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, बढ़िया। तो सर जैसे कि आज का हमारा विषय है ऑस्टियोपोरोसिस, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये बीमारी है क्या और कैसे ये हमारे शरीरों में विकसित होती है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, हमारा ढांचा जो शरीर का, इन हड्डियों में उनका घुलना टूटना ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हड्डियां हमारी कमज़ोर होती चली जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग में आपने सरिया तो लगा दिया, लेकिन जो सीमेंट और दूसरे आइटम लगाए हैं वो अगर घटिया लगाए हैं तो कुछ समय बाद वो घटना निकलना शुरू हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से हमारी हड्डियों का जो ढांचा है वो जब उसमें कमजोरी आती है, जो उसमें से घुटना गलना शुरू हो जाता है, तो इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, यानी उसका क्षरण बोलते हैं, यानी उसमें से हड्डियों की कमजोरी ढांचा जो उसका कमजोर हो जाता है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जी जी सर, ये कैसे हमारे शरीर में विकसित होता है, कैसे धीरे धीरे उत्पन्न होता है, उसके बारे में? नहीं, ये उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण होते हैं। स्पेशली ये देखा गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो 40 साल 45 साल 50 साल की हैं और जिनमें जिनका मेनोपॉज हो चुका है, यानी जो रजोनिवृत्ति बोलते हैं, यानी इनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली देखने को कहाँ मिलता है, जहाँ पर 40 साल से पहले ही जिनके पीरियड्स बंद हो गए, यानी मेनोपॉज हो गया है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको आती है। और इसके बाद जो समस्या आती है वो किसको आती है, जिनके यूट्रस रिमूव कर दी है किसी भी कारण से, माने उनके यूट्रस में कोई फाइब्रोइड्स हैं या ट्यूमर्स हैं, किसी कारण से भी या उनका यूट्रस रिमूव किया है, तो भी ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उसमें आती है। क्योंकि होता क्या है कि फीमेल्स में जो एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन क्या करता है, वो फीमेल्स के लिए स्पेशली बना हुआ है, और जब ये मेनोपॉज होता है तो उसका काम बंद हो जाता है और उसके वजह से हड्डियों की कमजोरी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो ये बीमारी है उसके कॉमन जो लक्षण हैं वो कैसे पता चलते हैं? हमने देखा होगा कि मैंने जैसे बताया, ये समस्या सबसे ज़्यादा फीमेल से पाई जाती है, लेकिन ये समस्या कई बार देखा गया, ये समस्या मेल यानी पुरुषों में ही पाई जाती है। ये इसमें होता क्या कि जैसे जैसे आपके लक्षण क्या आते हैं इसके अंदर, जैसे हमारा ये गर्दन है, यानी हमारा रीढ़ की जो हड्डी है पूरी, इसको हम बोलते हैं, और इसमें गर्दन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। ऐसे हमारी ये पीठ है, इसको बोलते हैं थोरेसिक। ऐसे जो कमर है हमारे, इसको बोलते हैं लंबर रीजन। उसके बाद सैकल रीजन। तो उसमें जो हमें देखने को मिलता है कई बार कि लोग कहते हैं मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता है या मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है, और कमर के दर्द की समस्या फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो चुका होता है। उनको पता नहीं लगता कि वो उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं,
काम करने के कारण उनको ये कमर की दर्द की समस्या है। तो कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना और चलते फिरते कभी भी उनको बहुत ज़्यादा थकावट लगना, ये थकान भी एक इसका बहुत बड़ा लक्षण है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है यानी आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। यदि समय रहते उसका अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो वो समस्या आगे जाके और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसमें देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा लक्षण क्या जब दिखता है हमें कि कभी भी कहीं भी उसको लगता है कि फ्रैक्चर हो गया, या अचानक गिर गए तो कलाई का हो गया, या आपका जो हमारा हिप जॉइंट है यहाँ फ्रैक्चर हो गया। और कभी कभी इतना देखने को आया है कई केसेस में कि केवल कमर दर्द है, बहुत समय से कमर दर्द है, लेकिन जब उसके इन्वेस्टिगेशन कराई गई, एमआरआई कराई गई या एक्सरे कराया गया तो पता लगा उसके लंबर रीजन में या थोरेसिस में जो स्पाइन है वहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। वो अपने आप ही हो गए, बिना गिरे हो गए। लेकिन ऐसे लोग जो गिर जाते हैं, गिरने में फ्रैक्चर हो जाता है, तो पता लगता है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है। वो तब पता लगता है जब इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो जांच होती है उसको बोलते हैं डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन क्या होता है कि इसमें पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है, हड्डियों की स्कैनिंग होती है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा बोन स्ट्रक्चर है, इसकी स्कैनिंग होती है। इस स्कैनिंग से पता लगता है कि आपकी हड्डियों का जो घनत्व है वो कितना है, आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। यदि -2.5 उसका जो रेशो निकल के आता है उससे अधिक हो रही है, यानी आप ऑस्टियोपोरोसिस में हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से पहले ऑस्टियोपेनिया उसके लक्षण, कोई लक्षण तो आते नहीं है, लेकिन ऑस्टियोपेनिया स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होता है। सर, जैसे कि मैं शुरुआत में आप और मैं ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे कि 61 मिलियन पीपल्स में से जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, उसमें से 80% महिलाएं हैं। और आपने मुझे एक मेनोपॉज नाम का भी एक चीज़ बताया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को, चाहे हो सकता है 11-13 साल की बच्चियां भी ये देख रही हो, उनको अच्छे से थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो, तो आप मेनोपॉज के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब बच्ची 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की होती है, उसको पीरियड स्टार्ट होती है, यानी मासिक धर्म बोलते हैं हिंदी में, वो स्टार्ट होता है। और वो एक पीरियड तक चलता है, उसके बाद वो 40, 45, 50 में जाके बंद हो जाता है। यानी उस आयु तक बच्ची या जो महिला है वो गर्भवती हो सकती है ना, क्योंकि वो पीरियड्स के बाद ही वो सब जो हमारे सिस्टम, हमारे अंदर हार्मोन्स वो पैदा होते हैं, जिसके कारण ये हम ऐसा मानते हैं कि वो उसकी वजह से ही वो गर्भवती हो सकती है। और जब वो बंद हो जाता है उसके बाद यानी वो गर्भवती नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर यदि उसको प्रॉपर ढंग से पीरियड्स ढंग से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जब ये बंद हो जाते हैं, बंद होने के बाद अगर 40 साल से पहले बंद हो गए, बिफोर 40, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और उसके बाद होते हैं तो उसमें कम होती हैं, क्योंकि महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसका बहुत बड़ा कारण होता है। जब तक वो पीरियड रहते हैं तब तक वो चलता है, और जैसे मेनोपॉज हुआ वो बंद हो जाता है। तो पीरियड्स के एस्ट्रोजन की वजह से ही हम उससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहते हैं। इसका कई बार कारण देखा गया है कि जब इसको यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद ये समस्या ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर में का हर अंग का एक रोल है। हर अंग, हमारा ऑर्गन्स जो है, उसको कहीं ना कहीं अपना एक रोल है, जो उस रोल की वजह से वो अंग अपना काम करता है और हमें स्वस्थ रखता है। यानी कोई भी अंग हमारे शरीर में बेकार नहीं है, यदि इसको निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करता है। सर, जैसे कि हमारा जो मानव शरीर है आज के समय पे रोगों का घर बन चुका है, ये कहने में कोई दो राय नहीं, और किसी ना किसी बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मैंने बताया, महिलाओं में मेनोपॉज सिंड्रोम हो गया, या यूट्रस रिमूवल हो गया, या एस्ट्रोजन की कमी हो गई, पहला ये। ठीक, दूसरा होता है कि हमें अगर प्रॉपर ढंग से हमें अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, कैल्शियम का हम इंटेक ढंग से नहीं कर पा रहे, या हमें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स
विटामिन डी को हम नेचुरल सोर्स बोलते हैं, ये नहीं कि हमें कोई सिंथेटिक के रूप में गोली या इंजेक्शन दिए जाए, उसे नहीं। दो चीज़ अगर प्रॉपर मिल पा रही है आपको, आपकी डाइटरी सिस्टम ठीक है आपको प्रॉपर ढंग से कैल्शियम, विटामिन डी सही मात्रा में मिल रहा है, फॉस्फोरस सही मात्रा में मिल रहा है, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो सर जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं हमारे कभी फ्रैक्चर्स कर देता है, कभी हमारी हड्डियों को तोड़ देता है, तो इसमें जो कॉमन रिस्क है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। रिस्क में क्या है, जैसे मैंने बताया कि कहीं भी अपने आप ही नेचुरल फ्रैक्चर हो जाना, चाहे हेड एंड वो रिस्क फैक्टर है इसके अंदर। तो अगर वो कहीं आप गिर गए, क्योंकि जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उन्हें कहा जाता है कि बहुत संभल के चलें, अपने बाथरूम को गीला ना रखें, जो आपका ट्रैक निकलने बढ़ने का है वो साफ़ रहे। और लगता है कि आपकी एज, क्योंकि ओल्ड एज में जाके भी समस्या देखी गई है, फीमेल्स के अलावा मेल्स में भी समस्या देखी गई है, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो अगर उस एज में लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो चुका है, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है, चलने फिरने में ध्यान रखेंगे आपका। कहीं भी अगर आप स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आपको फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद हील करने में समय लगता है, क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। सर जैसे कि नेचुरोपैथी के माध्यम से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे? देखिए, सबसे जो आवश्यक है वो क्या है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रहनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा योग, बहुत एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको वॉक जरूर करना चाहिए। जितना हम चलेंगे उतना हमारा बॉडी वेट पूरा पड़ेगा और हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलती है, पहला। और दूसरा, नेचुरोपैथी में हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फुल बॉडी में हम मसाज करते हैं, इसके अंदर फुल बॉडी की मसाज करने के बाद पेशेंट को धूप में रखते हैं आधे घंटे के लिए, आधा घंटा 15 घंटा धूप में रखते हैं, ताकि मसाज के बाद जो प्रॉपर विटामिन डी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। दूसरा, खान पान में कैल्शियम सोर्स और विटामिन डी के जो सोर्स है, वो चाहे फूड में है, चाहे अनाज में है, फल में है, उसका हम प्रॉपर उसको तरीका बताते हैं खाने के लिए। और कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, वो है रागी। तो रागी को आप किसी भी रूप में, आप चाहे तो उसका आटे के रूप में या दलिया के रूप में आप उसको ले सकते हैं। रागी सबसे अच्छा सोर्स है। दूसरा है सफ़ेद तिल, जो तिल होते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। उसको रात को 2 चम्मच तिल पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पी के तिल चबा लीजिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है जीरे को 1 चम्मच जीरा रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह पानी पी लीजिए। और जीरे का जो बचा है उसको एक बार बॉयल करके वो पानी दिन में कई बार लीजिए। तो ये कैल्शियम की सोर्स हैं जो हम ले सकते हैं। इसके अलावा एक आता है मोरिंगा, जिसको हम बोलते हैं सहजन की फली, जो गांव में, देहात में, अभी तो शहरों में भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलने लगी है। इसको शहरों में हम बोलते हैं मोरिंगा। इसका पाउडर भी आता है। और फली, जो फ्रेश फली होती है, उसकी सब्जी बना के हम ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। आपने देखा होगा, जो लोग ये साउथ इंडिया में जो सांबर होता है, सांबर के अंदर ये सहजन की फली डाली जाती है, यानी मोरिंगा डाली जाती है। ये रिच ऑफ कैल्शियम है, तो इसलिए मोरिंगा यानी सहजन की फली का यूज हम करें। ये कैल्शियम की सोर्स हो गई। ठीक है। दूसरा है, कैल्शियम को हम पचाएंगे कैसे, क्योंकि एक्सेस कैल्शियम जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो इसके लिए कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। हम कितना भी कैल्शियम ले लें, यदि विटामिन डी नहीं मिला तो उसका एब्जॉर्प्शन ढंग से हो नहीं पाएगा, तो जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सूरज की किरणों में रहना, यानी हमें एटलीस्ट सुबह की धूप अच्छी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय है, जब भी धूप लें तो आपके शरीर पर केवल वस्त्र नहीं होने चाहिए, केवल अंडरग्राउंड उसको पहन के आप ले सकते हैं। महिलाएं हैं वो अपना शरीर को ढक के तो धूप ले सकती हैं। तो धूप को लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको शरीर को विटामिन डी प्रॉपर मिल सके, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हो सके, आपकी हड्डियों को मजबूती मिले, तब हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। यदि है तो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है।
मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि आजकल का जो समय है काफ़ी बिजी वाला हो चुका है। लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी अपने ऑफिसेज़ को जाते हैं और कहीं ना कहीं धूप से इसलिए भी बचते हैं कि उनके जो शरीर है उसमें टैनिंग आ जाएगी। तो कितनी मात्रा में आप हमें धूप लेनी चाहिए, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, उसके थोड़े बारे में आप बता दीजिए। देखिए, गर्मी में जो धूप की जो तपस है वो ज़्यादा होती है। तो गर्मी में आपको सुबह जब सूर्य निकलता है वो समय जो होता है आधे घंटे का, वो सबसे सही समय होता है जो आपको धूप लेनी चाहिए। सर्दियों में तो किसी भी समय धूप ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में उसकी जो सूरज की जो तपस है वो कम होती है, तो आप किसी भी समय ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में जो धूप लेने का समय वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उदय होता है उस समय आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी धूप ले सकते हैं। लेकिन धूप लेने का सही तरीका ये है कि आप निर्वस्त्र रहें, केवल अंडरगारमेंट्स पहन के तब धूप लें। और मैं तो सलाह दूंगा, जो लोग यदि मसाज कर सकते हैं करा सकते हैं, यदि मसाज नहीं कर सकते तो अपने आप ही तिल का तेल सबसे बेस्ट है, जिसमें विटामिन डी भी होता है। उस तेल की पूरी बॉडी की मालिश करें, उसके बाद धूप में बैठें, तो आप देखेंगे कि आपको विटामिन डी का प्रभाव, यानी आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का अच्छा ढंग से कॉम्बिनेशन मिलके आपकी हड्डियों को बहुत ढंग से मजबूती दे सकता है। सर कई ऐसे लोग होंगे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो चुकी होगी, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होंगी और ये बैक टू नेचर शो देख रहे होंगे, तो उनकी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या उनको रोज़मर्रा में करनी चाहिए चीज़ें, उनके बारे में आप थोड़ा सलाह दीजिए। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, डायग्नोस हो चुका है, उनको पता गया ऑस्टियोपोरोसिस है, उनका रेगुलर जो व्यायाम, डेली का उनका व्यायाम करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में, वॉकिंग भी करें, योगा भी करें, ध्यान भी करें, प्राणायाम भी करें। और स्पेशली जो आसन है, यदि उनकी अधिक उम्र नहीं है, यदि वो 40, 50, 60 के बीच में है, तो वो कुछ आसन जरूर करें, जिसमें से एक है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को करने का सबसे अच्छा तरीका और स्थान वही है कि जब सूर्य उदय हो रहा हो और आप सूर्य के सामने हो सुबह के समय, तो सूर्य नमस्कार चाहे आप 3, 4, 5 या 10, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, सूर्य नमस्कार करने से आपको सारे आसनों का प्रभाव आपको मिलता है और आपके शरीर को, हड्डियों को पूरी मजबूती मिलती है। क्योंकि हमें हड्डियों की मजबूती के साथ साथ मसल्स का भी स्ट्रेंथ रहना जरूरी होता है। तो इसलिए आपके मसल्स भी मजबूती रहे, तभी आपकी हड्डियों को ढंग से पकड़ सकती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहें। इसलिए मांसपेशियों की मजबूती के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो जरूर करना चाहिए। जी सर, अब बात कर लेते हैं कि आजकल का जो हमारा खान पान है वो बहुत केमिकल बेस्ड, पैकेज फूड में आ चुका है। हम उसी तरह का खाना सेवन करते हैं, तो आप बताइए कि खान पान में हम किस तरह का चीज़ें हम ऐड करें, क्या चीज़ हम खाएं? खान पान में सबसे अधिक मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सुबह की जो हम शुरुआत करते हैं अपने भोजन से, वो आपके सुबह के भोजन में स्प्राउट्स की मात्रा अधिक रहनी चाहिए, है ना। स्प्राउट्स में जैसे चना है, मूंग है या मोठ है, इस प्रकार का आपको लेना चाहिए। साथ में मूंगफली यानी पीनट्स, कच्ची मूंगफली को भिगोकर आप उसको स्प्राउट्स करके साथ में लें। कच्ची मूंगफली को स्प्राउट करते हैं तो वो 2-3 दिन के बाद ही स्प्राउट्स उसमें होता है। तो कच्ची मूंगफली यानी स्प्राउट्स के लिए आपके पीनट्स, आपके मूंग, मोठ और चना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा स्प्राउट्स करके, यानी अंकुरित करके। इसके साथ में आपके सीजनल फ्रूट्स जो हैं, जो फ्रूट्स वो प्रॉपर जो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी सब रहता है, जैसे संतरा है, मौसमी है, इस प्रकार के सिट्रस फ्रूट हैं, वो भी ज़रूर लेने चाहिए साथ में। और आपके भोजन में हो सके तो जितना आपको सलाद खूब लेना चाहिए, हरी सब्जियों का आपको सेवन करना चाहिए। सब्जियां जो भी रहें वो सीजनल रहने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां वो लेना चाहिए आपको। और इसमें चुकंदर को ज़रूर ऐड करना चाहिए। अनाज के रूप में जौ, ज्वार, बाजरा और रागी, इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपको मिनरल्स के साथ में आपके विटामिन्स प्लस फास्फोरस और कैल्शियम, ये सब आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी बॉडी को मजबूत करता है। दालें साथ में लें, कोशिश करें कि रात को दाल ना लें, मैक्सिमम सब्जियां आप भरपूर लें, तो आपको ये आहार का जो सिस्टम है ये आपका ठीक रहेगा। और एक चीज़ इसमें और कर सकते हैं कि आप भीगे हुए बादाम और साथ में मुनक्का और अंजीर, ये 3 चीज़ को अगर मिला लें तो ये आपका टॉनिक है, ये आपको हमेशा ही आपको स्वस्थ रखेगा, युवा रखेगा
और आपकी जो एंटी एजिंग है उसको ठीक रखता है। इसलिए अंजीर में आपको 3 अंजीर, 2 या 3 अंजीर, 5 बादाम और 5 मुनक्का रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें और उसको सुबह खाली पेट चबा के खा लें। तो ये आपके लिए आपके टॉनिक का काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चाहे महिला है या पुरुष हैं, उनको अंदरूनी कमजोरी यानी इंटरनल हमारे सेल्स जब डैमेज होते हैं उनकी बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो उस समय ये जो हम लेते हैं बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, ये आपको टॉनिक का काम करता है और आपको फिजिकली या मेंटली फिट रखता है। सर ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मान लीजिए कि ऑस्टोपोरोसिस से कई लोग आजकल ग्रसित हैं, उसमें से महिलाएं भी हैं और पुरुष भी कहीं ना कहीं भी है। अगर कोई ऐसा ऑस्टोपोरोसिस का मरीज है तो उसे कितनी मात्रा में उसे जो है योग करना चाहिए? हालांकि हड्डियां हमारी उस वक्त बहुत कमज़ोर रहती हैं, हम ज़्यादा खिंचाव या नहीं दे सकते, ज़ोर हड्डियों पर नहीं दे सकते, तो आप उन लोगों को ये भी आप सलाह दे दीजिए कि कितने अमाउंट में, कितना उसको स्ट्रेस दे के वो योगा को करना है। जिनकी उम्र ज़्यादा है, मैंने जैसे बताया आपको 50-60 साल से ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा हठ योग बोलते हैं इनको, ऐसे योग नहीं करने आपको। आप सिंपल प्राणायाम कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, जो सिंपल आसन है ना, जो सुविधाजनक आप कर सकते हैं। ताड़ासन में केवल आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है। और आप त्रिकोणासन कर सकते हैं, बहुत सिंपल आसन है, ये कर सकते हैं। प्लस प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और ध्यान का अभ्यास जरूर करना है। ध्यान आपको शरीर और मन से मजबूत बनाता है और आपकी कई चीज़ों को ठीक करता है, इसलिए ध्यान का अभ्यास अवश्य करें साथ में, योग के साथ साथ। तो सर ये सारी बातें हो गई ऑस्टोपोरोसिस के बारे में, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो भी ये हमारे व्यूअर्स इसको देखें, तो उनमें से अगर कोई ऑस्टोपोरोसिस से ग्रसित है, हड्डियों की कमज़ोर से ग्रसित है, तो उनको आप अपने तरीके से कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है। ठीक है, तो आपका फिजिकल प्लस आपका मेंटल, आपको स्टेटस को ठीक रखना है, साथ में खान पान को ठीक रखना है। आपके खाने में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी के संबंधित जो भी आहार है उसको आपने लेना है। दूसरा, आपको फिजिकल जरूर करना है। फिजिकल में अगर लगता है कि आप बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, केवल वॉक कीजिए। वॉक कीजिए, चाहे 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट की, आधा घंटा कीजिए। चलने से जो बॉडी वेट आपको पड़ेगा तो आपकी हड्डियों में मजबूती आती है। केवल लेटे रहने से, बैठे रहने से आपकी हड्डियों में कमजोरी आती है। जितने लोग भी बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, उनको ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसलिए अपने आप को फिजिकली जितना हो सके एक्टिव रखें। वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें। आहार का ध्यान रखें, जो आपको आहार बताया गया है। और धूप जरूर लें। धूप तो आपको, यदि आप बेशक एक समय भोजन ना करें, लेकिन धूप जरूर लेनी है। धूप ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकती है, आपको ठीक कर सकती है। केवल सन बाथ जरूर लेना है आपको। सर आप एक चीज़, अभी हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने बोला कि फॉरेनर्स स्पेशली इंडिया में आते हैं सन बात लेने के लिए, लेकिन हमारे कंट्री में ही हमारे लोगों को विटामिन डी की कमी है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, सबसे ज़्यादा कमी विटामिन डी की हमारे भारत में अंदर है। और जबकि सबसे ज़्यादा सूर्य जो है, सूर्य देवता हमारे भारत में ही रहते हैं। आपने देखा 12 महीने में से केवल अगर हम मानसून को छोड़ दें, उसको छोड़ के बाकी सर्दी में भी, गर्मी में हमेशा सूरज यहाँ रहते हैं, फिर भी विटामिन डी की कमी हमारे देश में हो रही है। जबकि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है, सोर्स है, वो है केवल सूर्य देवता। और देखने को आया है कि फॉरेनर्स बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो समुद्र तट हैं, यानी जैसे गोवा हो गया या साउथ इंडिया में कई हैं, वहाँ पे आते हैं। स्पेशली इसलिए आते हैं, केवल सनबाथ के लिए आते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में केवल कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने सूर्य निकलता है, बाकी समय उनको दिक्कत रहती है। तो ये समस्या वहाँ होनी चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस की, लेकिन हो कहाँ रही है, वो भारत में ज़्यादा हो रही है। इसलिए सूर्य देवता के संपर्क में रहें तो सब ठीक रहेगा। जैसे हमारे परंपरा थी, सुबह उठते ही हम सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देते थे, है ना। वो इसलिए जोड़ी गई थी ताकि हमें प्रॉपर सूर्य देवता का दर्शन करें और हमारे शरीर में उसके जो किरणों का प्रभाव पड़े और हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, हमें कोई समस्या ना हो। तो उन सब चीज़ों को वापस लाना चाहिए। तो आप अपने को स्वस्थ करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देवता का दर्शन, सूर्य स्नान जरूर करें।
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जब भी आते हैं दर्शकों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कश्यप, और मैं कहना चाहूँगा अरविंद पीएमसी हिंदी से कि अपनी गाड़ियों के सनरूफ खोलिए और सूर्य देवता के दर्शन कीजिए। सुबह का जो समय है आप सूर्य देवता से रूबरू हो और विटामिन डी को अपने बॉडी तक पहुँचाइए ताकि ऐसे रोगों से आप निजात पा सके। हम मिलेंगे बैक टू नेचर के अगले एपिसोड पर। अगर अभी आपने इसे YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे इस शो को टीवी चैनल पे भी देखते हैं। अगर आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।